नीतीश कुमार अतरंग मित्रों की नज़र में, हमने इसके 3 एपिसोड 3 कहानियां नीतीश कुमार को आपको दिखाई। आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार अपने दोस्तों के लिए जान छिड़कते हैं, उनका कहा भी मानते हैं। लेकिन यदि कोई दोस्त उनसे कहता है कि ये काम कर दीजिए, मेरा अपना काम है, तो नीतीश की वहाँ शर्त भी होती है कि आपके इस काम को करने से किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं होने वाला। तब नीतीश कुमार अपने उस कितना भी अजीब दोस्त क्यों न हो उसका काम करते हैं। नीतीश कुमार ने अपने अतरंग मित्रों से जो बताया और जो कहानियाँ लिखी हैं उस किताब में, हम उनके दोस्त के ही मार्फत आपको सुनवा रहे हैं उन कहानियों का, कि कहानी संक्षेप में लोग समझ जाएं कि उस किताब में पूरा लिखा क्या है, क्या कुछ उनके जो मित्र हैं उदयकांत मिश्रा और तमाम जो लोग हैं वो क्या कुछ किताब में लिखना चाहते थे। नीतीश कुमार अपने मित्र से कहते हैं कि यदि आप किसी नेता के घर जाइए या किसी अधिकारी के घर जाइए तो ये निश्चित तौर पर देखिए कि उस नेता के घर में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा नियुक्त वहाँ पे कर्मचारी हों या प्राइवेट कर्मचारी हों, उनकी वेशभूषा क्या है, वो खाते क्या हैं। यदि नेता जिस स्टाइल में रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, जो पहनते हैं, यदि उसी तरीके का वेशभूषा खान पान यदि आपके जो नेता हैं उनके कर्मचारियों पर दिखे, तो ये निश्चित तौर पर समझ जाइएगा कि नेता बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया उदयकांत मिश्रा ने कि नीतीश कुमार के एक परम मित्र हैं सीताराम, जो उनके गांव में रहते हैं। नीतीश कुमार की पूरी खेती बाड़ी से लेके जो उनका घर है वहाँ पर सब कुछ का देख रेख सीताराम ही करते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के खेतों से क्या आमदनी होती है, क्या वहाँ से कुछ मिलता है, सब कुछ जो है वो सीताराम ही करते हैं। और ऐसे ही तमाम दोस्तों की कहानी जो है वो उदयकांत मिश्रा ने अपने उस किताब में समेटा है। लेकिन उदयकांत मिश्रा से ही सुनवा देते हैं आपको कि नीतीश के दोस्त के लिए नीतीश किस तरीके के मित्र हैं, नीतीश क्या चाहते हैं अपने दोस्तों से, सब कुछ सुनवाते हैं आपको उदयकांत मिश्रा को। नीतीश जी को हम लोग कई मित्र, हम सारे मित्र 51 से अधिक वर्षों से जानते हैं। तो हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे एक ज़र्रा आफ्ताब बन गया, कैसे एक छोटी सी चिंगारी दावानल बनकर पूरे देश पर छा गई, कैसे एक प्रकाश का एक जुगनू समझ लीजिए वो सूरज बनकर चमकने लगा। वो हमने धीरे धीरे देखा, बनते देखा, बदलते देखा। और उस प्रक्रिया भी ये भी देखा कि इनके पदचिन्ह धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। समय की धूल धीरे धीरे उस पर ऐसे चलती जा रही है कि उन्होंने पहले क्या किया और आगे क्या कर रहे हैं, इसकी पहचान धीरे धीरे मिटती गई। इस देश का थोड़ा अभी एक जो वर्तमान में दिखता है तो इतिहास को फिर से नए सिरे से लिखने की परिपाटी चल पड़ी है। तो हम लोगों ने कई बार इस पर सोचा कि नीतीश जी के बारे में, उनके जीवन से कोई भी आम व्यक्ति सीख सकता है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बड़ी सोच ज़रूरी है। यह आवश्यक नहीं है कि आपका बैकग्राउंड, आपका परिवेश खूब बड़ा हो, आपके पास काफ़ी पैसे हों या आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति बिना किसी गॉड फादर के, बिना किसी ताकत, ऐसी ताकत के जो उसे खींच के ऊपर ले जाए, सिर्फ अपने जज्बे पर, अपनी ताकत पर, अपनी सोच पर, अपनी ईमानदारी पर आगे बढ़ता गया और बढ़कर यहाँ पहुँच गया। वो कहानी लिखने की ख्वाहिश हमारी बहुत ज़्यादा थी। इसका पता बहुत कम लोगों का। आप सब लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में सिर्फ उसकी राजनीति के बारे में जानते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए उसने क्या सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके आगे क्या मुसीबतें आई और उनसे वो कैसे लड़ा, वो कैसे सफल हुआ, वो कहानी लिखने की हमारी ख्वाहिश थी, इसलिए वो किताब लिखी है। किताब में आपने नीतीश कुमार के हर एक पहलू को छूने की कोशिश की है।
मतलब उनके कॉलेज लाइफ से लेके क्या और अंत तक आपने छूने की कोशिश की है। बहुत सी बातों का आपने इसमें जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात का जो जिक्र आपने इसमें किया है कि कितनी मेहनत उन्होंने की अपने राजनीतिक जीवन में नालंदा में, उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी स्वभाव से दो चीज़ें उनके जीवन में बहुत समझ में मुझे आती है। एक तो बहुत ही आगे तक सोचने वाले व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज़ के लिए एक, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, एक मिड टर्म प्लान, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है हर चीज़ के लिए। जीवन के किसी भी पहलू को आप छू लीजिए, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए उनके दिमाग में, और ये चीज़ें सीखी उन्होंने ज़मीन से जुड़ के। ये मैं आपको बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि उन्होंने उनके बचपन के, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूँ, वो गांव में उनका कल्याण बिघा गांव है, वहाँ जाते थे खेती करने। वहाँ उनका दोस्त सीताराम नाम का एक व्यक्ति था जो उनकी धाई माँ का बेटा था। उनकी सीताराम की माँ भी उनकी माँ की मदद करती थी और सीताराम इनके हम उम्र थे। तो नीतीश ने निश्चित ये मैंने अपने घर में ये देखा कि सीताराम को वही कलेवा मिले जो नीतीश को मिलता है, वो कपड़े वही नए पहने जो नीतीश जी पहनते हैं, वो वैसे ही रहे जैसे नीतीश जी रहते हैं। उन्होंने कभी उसको नौकर और मालिक का दर्जा दिया ही नहीं। सीताराम जी वहाँ पे आज भी सीताराम वहाँ रहते हैं और उसी तरह से रहते हैं। ये चीज़ ये मुझे एक बड़े मेरे पुराने राजनेता रिश्तेदार कह लेना चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा कि किसी राजनेता की असली राजनीति समझनी है तो तुम उसके घर में जाकर देखो कि उसके जो स्टाफ हैं, उसके जो कर्मी हैं, उसके यहाँ चतुर्वर्गीय तृतीय वर्गीय लोग हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनके रहने की व्यवस्था कैसी है, उनके स्नान ध्यान और बाकी चीज़ों की व्यवस्था कैसी है। अगर वो उस नेता से अलग है तो वो नेता फ्रॉड है। अगर कोई राजनेता ठीक वही खा रहा है जो अपने स्टाफ को खिला रहा है, ठीक वैसे ही कपड़े पहन रहा है जैसे वो अपने स्टाफ को पहनाता है, ठीक वैसे ही नहाने ध्यान करने की और बाथरूम की व्यवस्था वैसी है जैसी उसकी खुद की है, तभी मानना वो सच्चा समाजवादी है। तो ये चीज़ नीतीश जी मैंने शुरू से देखी है, शुरू से। पहली मुलाकात सर कब हुई थी आप? शायद जेल भी आप लोग। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो दिन मुझे याद है, तारीख लिखी हुई मेरी डायरी में लिखा हुआ। 2 मई 1970 को मैं पटना गिरफ्तार होने आया भागलपुर से। एक छात्र आंदोलन था, इंजीनियरिंग के छात्रों का आंदोलन था। उस वक्त राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही थी, सिर्फ पैरवी और उसमें कई विसंगतियाँ थी। तो उसके लिए सरकार को जगाने के लिए एक आंदोलन का शगुफा छोड़ा और वो शुरू हुआ पटना से, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसके नेता कई नेता होंगे। तो मुझको जेल के फाटक पर पहली बार 2 नेता मिले पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के। एक का नाम था कौशल किशोर और एक का नाम नीतीश कुमार। ये दोनों फिर जेल में अंदर साथ आए और फिर अंतरंगता बढ़ती गई। मैंने कहीं और भी कहा है कि जब मैं पहली बार नीतीश जी से मिला तो फिज़िक्स में एक चीज़ कहते हैं अनुनाद। अनुनाद का मतलब यह है कि 2 एक जैसी फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी विस्फोट हो सकता है उससे। तो मैंने देखा इस व्यक्ति से जब मेरा मन मिला तो एक अनुनाद सा हुआ कि अब चीज़ें बदली जा सकती हैं। जहाँ हम वो ना लगातार मुसीबत में पड़े हैं, फंसे हुए हैं, कहीं से एक आह उठे, कहीं से एक शुगा उठे, तो वो लगा कि नीतीश जी के साथ ये हो सकता है। और मैं आपको मन की बात कहता हूँ, मैं उस दिन से नीतीश से डरने लगा पहले, क्योंकि हम लोग मान के आए थे कि प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। किसी के आप करीब आएंगे तो धीरे धीरे उसकी गलतियाँ आपको दिखेंगी, उसकी बेवकूफ़ियाँ आपको दिखेंगी, आप उससे दूर होने लगे। जो शुरू का जो औरा होता है, जो शुरू में अल्यूरमेंट होता है, शुरू में आपके ऊपर जो चमक होती है, वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। और मैंने सोचा कि जो मेरे मन में इसकी छवि है इनकी, वो वैसी ही बरकरार है, मैं दूर रहूं। लेकिन आपको जान के बड़ा मज़ा आएगा कि मैं नीतीश जी के जितना करीब आता गया तो मेरे दिमाग में एक दूसरा मुहावरा कौंधा, प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। मैं इस व्यक्ति की अकीदत करने लगा, इज़्ज़त करने लगा। मुझे लगा कि ये तो कितना बड़ा आदमी है, इसमें संभावनाएं अनंत हैं। जिस भी क्षेत्र में ये व्यक्ति जाएगा, चाहे पत्रकारिता करे, चाहे लेखक बने, चाहे समाज सेवी बने, चाहे इंजीनियर, कुछ भी बने, अगर कुछ बनेगा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ होगा ही होगा। जब पहली बार चुनाव जीते थे तो घर की आर्थिक परिस्थिति आपको भी पता है, मीडिया में भी उन्होंने खुल के बताया है अपने से। मैंने एक तरह से इनके पास गाड़ी नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के एसपी जो हैं वो कहते थे ले लीजिए। उस समय की घटनाओं पे थोड़ा सा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे हम दोनों सबके माने कॉमन मित्र हैं राजवर्धन शर्मा।
वो साथ वो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो वो पुलिस की सेवा में आगे IPS हो गए और इत्तफाकन उनकी पोस्टिंग हुई नालंदा में। तो नालंदा में जब वो पोस्ट हुए और नीतीश जी MLA थे वहाँ के हरनौत के, तो वो अच्छा भाई आप तो MLA हैं, मेरा काम है आपको हम एक PSO हाँ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हम आपको प्रदान करें। और वो राजवर्धन जी ने कहा, मुझको किताब में जिक्र भी उसका, राजवर्धन जी कहा कि देखिए मुझे लगा कि अब तो ये MLA हो गए, तो कल मेरे पास एक लिस्ट आएगी कि ये सब मेरे अपने आदमी हैं, इनको छोड़ दीजिएगा, कुछ गलत करें तो इनको आप मेरा आदमी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और वो लिस्ट आई नहीं। फिर मुझे लगा इनको एक PSO देना है, तो मैंने इनको जाके कहा, चिट्ठी लिखी और रिक्वेस्ट किया कि सर आपको एक PSO मिलना चाहिए। तो नीतीश जी ने बड़े मज़े में कहा, उन्होंने देखिए मेरे पास अपनी कोई सवारी तो है नहीं, मैं किसी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठता हूँ और उसमें तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं होती, या फिर मैं बस में चलता हूँ तो बस में अपनी सुरक्षा देखूँ या अपने PSO की सुरक्षा देखूँ, इसलिए मुझे PSO की कोई आवश्यकता है नहीं। और जब तक वो MLA रहे तब तक उनके पास कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत उनके पास थी नहीं, कभी कोई सिक्योरिटी नहीं रही उनके पास। तो राजवर्धन जी ने ऐसा कहा भी कि हमने बताया उनको कि आपका कोई ऐसा हो, तो नीतीश जी ने कहा देखिए सारे मेरे अपने आदमी हैं और ऐसा कोई आदमी नहीं जो मेरा अपना हो, मैं सबका हूँ। तो मैं आपसे अव्वल तो कभी किसी की पैरवी करूँगा ही नहीं, जो आपको अच्छा लगे करिए, लेकिन अगर मैं कभी किसी के बारे में आपसे बात भी कहूँ तो आप सोच लीजिएगा कि उसकी सच्चाई क्या है, और जो फैसला आपको सही लगे वही आप करिएगा, उसमें मेरी तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं है। राजवर्धन जी आगे कहा कि उनके पूरे दौरान में एक भी फ़ोन, एक भी व्यक्ति के बारे में कोई चिट या चिट्ठी कभी नहीं आई नीतीश जी। उदयकांत जी, आप तो बहुत आज भी नज़दीक हैं, मित्र हैं आपके, तो क्या आज भी वही एकदम चीज़ें उनके साथ हैं कि आज भी वो नीतीश जी ऐसा नहीं करते हैं कहीं? मैंने आपसे पहले कहा नीतीश जी पैरवी नहीं करते हैं और पैरवी नहीं सुनते हैं, बस दो ही उनके एक्सेप्शन हैं। कौशल ने कहा, आगे कहीं मिलेगा आपको किताब में लिखा हुआ, कि नीतीश जी वो हर बात सुनते हैं जो जायज़ होती है। अगर किसी ने उनसे एक बात कही जो जायज़ और उनकी नज़र छूट गई, इसीलिए तो दरबार लगवाते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री क्यों खड़ा होता है? इसलिए ना कि कहीं कोई अन्याय ना हो रहा हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई फ़ैसला करना है तो उससे किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये सोचने के बाद ही वो किसी की बात सुनते हैं। मतलब किसी के लिए पैरवी करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि भाई आपके लिए जो पैरवी कर रहे हैं उसके कारण किसी दूसरे का नुकसान नहीं। पहले समझिए कि वो किसी की पैरवी नहीं करते, वो पैरवी सुनते हैं अगर किसी की, तो पहली शर्त यह है कि काम जेन्युइन होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, कोई खोट नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है उसको दूर करते हैं वो, और उसमें भी जिस व्यक्ति के साथ ये अब परिवर्तन हो रहा हो तो उसके कारण किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका जो परिणाम किसी और व्यक्ति पर पड़ेगा तो उसकी सुविधा क्या होगी वो देखते हैं, वो भी देखते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो ये थे उदयकांत मिश्रा, नीतीश कुमार के परम मित्र, जो अतरंग मित्र, जो 4 लोगों ने मिलकर किताब लिखी है, उसमें एक उदयकांत मिश्रा ही मुख्य जो है लेखक के रूप में है। कल आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार रेल मंत्री रहते हुए भी अपनी पत्नी मंजू देवी के, जब भी वो रहती थी दिल्ली में, तो अपनी पत्नी मंजू देवी और जो उनके मंत्री के रेल मंत्री के स्टाफ थे उनसे बनवाकर खाना दोपहर के लंच में लेके जाते थे। और जब लंच का टाइम करीब 2 बजे के आसपास रेल भवन में होता था तो आगे पीछे नीतीश जी के अधिकारी खड़े रहते थे कि साहब क्या खाएंगे, क्या लेंगे नाश्ते में। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही 2 बजता था वैसे ही अपने सभी अधिकारियों को कहते थे कि जाइए अब लंच का समय हुआ, आप लोग भी खाना खाइए, और मैं तो घर से लेके आया हूँ जो रोटी उसी को खाऊंगा। और नीतीश कुमार उसी को खाते थे। कल ये पूरी कहानी दिखाएंगे कि नीतीश कुमार रेल मंत्री रहते हुए किस तरीके का व्यवहार अपने अधिकारियों के साथ करते थे। ये किस्सा कल आपको पूरा सुनाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।